हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीप वर्ल्ड ज्ञान क्लब पर। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के ऐसे कोने में जहां का कल्चर और रहन सहन बहुत ही अलग है, जो कि अफ्रीका से ही निकला हुआ एक छोटा सा देश है जिसका नाम इथोपिया है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक तौर पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इथोपिया का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया है। इथियोपिया की राजधानी का नाम अदीस अबाबा है, जो इथोपिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से इथोपिया अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। बता दें कि इथोपिया का क्षेत्रफल लगभग 11,04,300 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के क्षेत्रफल में 1.57% की हिस्सेदारी रखता है। इथियोपिया देश की सीमाएं दक्षिण पूर्व में सूडान, दक्षिण में इरिट्रिया, पश्चिम में जिबूती और सोमालिया, उत्तर में केन्या और पूर्व में दक्षिण सूडान से मिलती हैं। इथोपिया की आधिकारिक भाषा अम्हारिक है, लेकिन यहाँ कई क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें ओरोमो, सोमाली और तिग्रिन्या भाषाएं शामिल हैं। इथोपिया की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम इथियोपियाई बिर है। वहीं इथोपिया का राष्ट्रीय पशु एबिसिनियन लायन है। क्या आप जानते हैं कि इथोपिया को रस्ताफेरियन आंदोलन का केंद्र माना जाता है? इसके साथ ही बता दें कि अफ्रीका का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक एक इथियोपियाई ने जीता था। पूरी दुनिया में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें साल में 13 महीने सूरज उगता है। इथोपिया में अपना इथोपियन कैलेंडर और इथोपियन टाइम चलता है। यहाँ का हर महीना 30 दिन का होता है और साल के अंत में बचे हुए 5 दिन एक अलग महीना बनाते हैं, जिसकी किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ का नया साल 11 सितंबर से शुरू होता है। यहाँ का एकेडमिक ईयर भी 11 सितंबर से ही शुरू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 11 सितंबर से ओपन होते हैं। समय के मामले में इथोपिया बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर AM और PM नहीं चलते। इथोपिया का कैलेंडर जियोगाग्री कैलेंडर से 7.5 साल पीछे है। इथोपिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1/3 है और जनसंख्या यूपी की जनसंख्या की 1/3 है। अफ्रीका के 54 देशों में इथोपिया का स्थान क्षेत्रफल में 10वें नंबर पर आता है। इथोपिया की आबादी का 70% जनसंख्या क्रिश्चियन है, वही 30% मुस्लिम है। इथोपिया में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ के लोग कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ते, पर यहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ के बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होता है। यहाँ पर ग्रेड 12th के सभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसलिए बच्चों द्वारा लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम या ना के बराबर होती है। इथोपिया में लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनमें से ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमेशा इंडिया डोमिनेटेड रहा है। आज से 40 साल पहले भारत से अध्यापक प्राइमरी और जूनियर लेवल पर पढ़ाने के लिए आते थे और अब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने के लिए आते हैं। इथोपिया में विद्यार्थी भारतीय शिक्षक के अलावा किसी दूसरे देश से आए हुए शिक्षक को पसंद नहीं करते, इसलिए भारतीयों को इथोपिया में दूसरे देश के नागरिकों की अपेक्षा अधिक इज्जत दी जाती है। इथोपिया के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एजुकेशन पोस्टपेड के रूप में 1 SR दी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट की ट्यूशन फीस, रहना, खाना सब कुछ फ्री होता है, परंतु नौकरी लगने के बाद स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की फीस किस्तों के रूप में देनी पड़ती है। इथोपिया के प्रमुख फलों में एक फल अवोकाडो का होता है, जिसको मैजिकल फ्रूट बोलते हैं। जहां पर यह बहुत सस्ता होता है। कॉफी का आविष्कार सबसे पहले इथोपिया में हुआ था। यह कालदी नामक एक चरवाहे द्वारा खोजी गई थी। आज दुनिया भर में कल्डी कॉफी के नाम से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड चलता है। इथोपिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता निवास करती है। इथोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। विश्व की प्रसिद्ध नदी नील नदी यहीं से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित इथोपिया एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। एक बार इटली वाले यहाँ पर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आए थे,
और फिर इथोपिया को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। 1936 से लेकर 1941 तक आंशिक रूप से इथोपिया इटली वालों के कब्जे में था। इथोपियन ने वह प्रोजेक्ट पूरा होते ही उनको लात मारकर भगा दिया था और उस दिन को वह एक स्पेशल सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, जिसको वह विक्ट्री ऑफ अधवा कहते हैं। इथोपिया का मौसम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्सों का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इथोपिया में केवल एक जगह ऐसी है जहाँ पर अधिक गर्मी होती है, जिसे समारा के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर हिस्से सामान्य ठंडे रहते हैं। एक ही समय पर एक ही जगह पर एक व्यक्ति टी शर्ट में, वह दूसरा व्यक्ति एक गर्म जैकेट में मिल सकता है। इथोपिया के उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों को तिगरिया कहते हैं। वह बहुत बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। इथोपिया की एयरलाइन अफ्रीका में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। भारत से अफ्रीका के ज्यादातर देशों को जाने वाली फ्लाइट इथोपिया से होकर ही जाती है। इथोपिया में नाई बाल काटते समय कैंची का प्रयोग नहीं करते। वह मशीन के द्वारा ही किसी भी डिजाइन के बाल काट सकते हैं। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, जो समुद्र तल से लगभग 2355 मीटर ऊपर है और यह पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। इथोपिया में दूध नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है और फिश वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है। यहाँ के लोग व्रत रखते समय दूध का प्रयोग नहीं करते। इथोपिया की टोटल जीडीपी $175 बिलियन है इथोपिया में, पर कैपिटा जीडीपी इनकम $1900 है। अफ्रीका के 70% पहाड़ इथोपिया में पाए जाते हैं। इथोपिया में भैंस नहीं पाई जाती। यहाँ पर केवल गाय का दूध ही प्रयोग होता है। यहाँ पर रेप की घटनाएं ना के बराबर होती, और अगर कुछ घटनाएं हो भी जाती है तो वह कभी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती। इथोपिया में लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना ना के बराबर होती है। यहाँ पर अमीर और गरीब एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं रखते। यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति अपने गरीब रिश्तेदार को अपने यहाँ पर नौकर बनाकर रख लेता है और इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से घर की सुरक्षा और नौकर पर विश्वास बना रहता है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो 10 मिनट के समय में वह 2 से 3 मिनट तक एक दूसरे का हालचाल ही पूछते रहते हैं। यहाँ अमीर और गरीब एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर कच्चा मांस खाना और परोसना उच्च श्रेणी की पार्टी के अंतर्गत आता है। इथोपिया में शादी समारोह बहुत ही रोचक होता है। यहाँ पर लड़का और लड़की के घर वालों को दहेज के रूप में कपड़े व अन्य सामान देता है। यहाँ पर अधिकतर शादी लव मैरिज होती है। यहाँ पर शादी से पहले ही लड़का और लड़की अलग रहना शुरू कर देते हैं और लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद शादी की जाती है। यहाँ पर शादी केवल संडे को होती है। इथोपिया में भी लड़का बारात लेकर जाता है और दुल्हन को गाड़ी में बैठाकर सीधे चर्च ले जाता है। बाकी सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वही 2 से 4 किलोमीटर में चक्कर काटते रहते हैं। उसके बाद सभी लोग दावत के लिए होटल में जाते हैं। यहाँ पर शादी के समय लड़के और लड़की के घर वालों पर आर्थिक रूप से अधिक वजन नहीं पड़ता, क्योंकि दावत का इंतजाम भी शादी में आने वाले रिश्तेदारों से ही किया जाता है। जितने लोग भी शादी में आते हैं पर हेड के हिसाब से दावत की कैलकुलेशन की जाती है और उनसे शादी में आने से पहले ही वह पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। शादी के बाद लड़का दुल्हन को लेकर अपने नए घर में जाता है, चाहे वह रेंटेड हो या फिर उसने खुद बनाया हो, परंतु वह माता पिता के साथ नहीं रहता। यहाँ पर कोई भी बच्चा शादी के बाद माता पिता के साथ नहीं रहता, चाहे वह आसपास ही क्यों न रहता हो। यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक का होता है। यहाँ पर हर गली मोहल्ले में रेस्टोरेंट पाए जाते हैं और अधिकतर लोग खाना बाहर ही खाते हैं। इसका एक मुख्य कारण खाने में प्रयोग होने वाली रोटी है, जिसको इजीरा कहते हैं, जिसको घर पर बनाना एक मुश्किल काम होता है। यहाँ पर नहाने का कल्चर बहुत कम है। लोग केवल मुंह धोकर ही काम चला लेते हैं। यहाँ पर सुबह घर से निकलते समय जूतों को चमकाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। लोग अपने काम पर जाने से पहले शू पॉलिश या शू वॉश कराते हैं। इसके लिए आपको जगह जगह मोची बैठा हुआ मिल जाएगा।
अच्छे और साफ सुथरे जूते पहनना इथोपिया के लोगों का एक बहुत बड़ा शौक होता है। इथोपिया में लोगों के कपड़े गंदे हो जाएं तो चलेगा, परंतु अगर जूते गंदे हो जाएं तो नहीं चलेगा। यहाँ पर एक आदमी के पास औसतन 8 से 10 जोड़ी जूते होते हैं। यहाँ पर नाश्ता, लंच और डिनर का टाइम फिक्स होता है। इथोपियन लोग औरतों के मुकाबले अपनी फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इथोपिया में कोई भी मार्केट लेट नाइट तक नहीं खुलती। यहां सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जाती हैं। इथोपिया में कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में बस यात्रा नहीं कर सकता। इथोपिया में ज्यादातर जेलों में ओपन बाउंड्री होती है। यहां पर चारों कोनों पर एक एक सिपाही बंदूक के साथ बैठे रहते हैं। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करके भागने की कोशिश करता है तो उसको डायरेक्ट शूट कर दिया जाता है। अफ्रीका के इथोपिया में कई जनजातियां ऐसी हैं जो अपने पहनावे, रहन सहन और कल्चर के चलते दुनिया के कई फोटोग्राफर्स या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी हैं। इनमें से एक सूरी जनजाति भी है। इथोपिया के किबिश ओमो वैली और ग्रेट रिफ्ट वैली में रहने वाली ये जनजाति बेहद तकलीफ भरे रस्मों रिवाजों के लिए जानी जाती है। इस जनजाति की लड़कियां जब यंग हो रही होती हैं तो उनके लोअर लिप के पास मौजूद 2 दांतों को तोड़ दिया जाता है और उनके निचले होंठ में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। इसके बाद इस होल में एक क्ले डिस्क डाल दी जाती है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके चलते इन महिलाओं के होंठ भी स्ट्रेच होते रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सूरी जनजाति के लोग जख्म और घाव के निशानों पर काफी गर्व करने के लिए जाने जाते हैं। इस जनजाति में जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उन्हें बड़ी बड़ी लिप प्लेट्स पहनाई जाती है। ये प्लेट कई बार 10 से 15 इंच लंबी भी होती है। ये प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होगी, लड़की का पिता दहेज के लिए उतनी ज्यादा गायों की डिमांड कर सकता है। गौरतलब है कि सूरी जनजाति में गायों की विशेष महत्वता है। सूरी जनजाति में इन प्लेट्स को खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। इस जनजाति में कई महिलाएं अपनी स्किन को ही आर्ट समझते हुए अपनी बॉडी पर पेंट करती हैं और अपने आप को आदिवासी समाज में आर्टिस्टिक तौर पर अभिव्यक्त करती है। वही इस जनजाति के लोग डोंगा नाम की लड़ाई में शामिल होते हैं। ये लड़ाई डंडों द्वारा लड़ी जाती है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कई बार लड़ने वालों की मौत भी हो जाती है। पारंपरिक तौर पर इस लड़ाई के द्वारा यहाँ के लोग महिलाओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डोंगा के द्वारा इस जनजाति के लोग हिंसा को लेकर भी सहज हो रहे होते हैं ताकि दूसरी जनजातियों से लड़ाई होने पर अपने आप को तैयार किया जा सके। ये लड़ाइयां अक्सर सूरी गांवों में होती हैं, जहां अक्सर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से सूरी जनजाति का कल्चर खतरे में है। इसके अलावा यहाँ पिस्तौल जैसे हथियारों के आगमन के बाद से भी चीजें काफी हिंसक हुई हैं और इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। इसके अलावा ओमो नदी के पास ही कई शुगर फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं। इसके चलते सूरी जनजाति को फायदा तो पहुंचता है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि फैक्ट्रियों के आने से इन लोगों को मजदूरी के काम में लगाया जा सकता है और सूरी जनजाति की प्राचीन परंपराएं और कल्चर इसके चलते खत्म हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।